जो भी काम आप पीछे छोड़ के जितना आए हुए हो वो सारा का सारा आज रिवाइज कर लेंगे एक ही इसमें भाई, ठीक है, 2 बैल के अंदर। पहले सबसे पहले था वेव फ्रंट। यहाँ पे आपको एक ये बड़े वाला सर्कल दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला, ये क्या कहता है, ये हमारा एक इसका लोकस पॉइंट है। जो लोकस पॉइंट क्या करता है, चारों तरफ, अपने चारों तरफ वाइब्रेट होता है ऐसे, और ये वाइब्रेटिंग फेज क्या करते हैं, एक पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट होके अपने चारों तरफ का एक ऐसा सरफेस एरिया बना लेते हैं जहां पे ये अपना इफेक्ट दिखाता है। जहां सोर्स से इसके पास लाइट आ रही थी, उस लाइट को क्या करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, उसको सभी पार्ट में इक्वली सेपरेट करने के लिए। और जब चारों डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, हर तरफ ये जब अपनी लाइट के इफेक्ट को ट्रांसफर कर देता है, मींस वाइब्रेट कर देता है, तो उसके चारों तरफ का ये वाला स्पेस हमारा क्या बन जाता है, वेव फ्रंट। ये क्लियर है सभी को? ये क्या बन जाता है हमारा, वेव फ्रंट बन जाता है। अगला, ये वेव फ्रंट अब देखो यहां से चला ये, और ये इस पार्टिकल के ऊपर जाके इंसिडेंट हुआ। जिस पार्टिकल पे अब ये इंसिडेंट होगा वही पार्टिकल हर फेज में फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, फैलना शुरू कर देगा। और जहां ये फैल रहा है ये भी अपने चारों तरफ एक स्पेस अरेंज कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया। तो इसको भी हमने बोल दिया ये भी वेव फ्रंट है, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट किसी भी लोकस पॉइंट का अपने चारों तरफ का वो स्पेस है जहां ये वाइब्रेट होता है, या ये जहां पे अपना लाइटिंग इफेक्ट शो करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट। तो ये तो सारे हमारे क्या बन रहे हैं, वेव फ्रंट। लेकिन एक चीज इसमें ना जो हमें समझ में आने की है, वो मेन ये है कि जब सोर्स से इसने ये बड़ा वेव फ्रंट बनाया, तो इस बड़े वेव फ्रंट का अपना इफेक्ट होगा ना। वो इफेक्ट क्या है, वो इसका इफेक्ट डिफाइन करेगा इसके सेंटर पॉइंट से अगले वाइब्रेटिंग पॉइंट तक जाने के बीच का डिस्टेंस, जो किसके बराबर होता है, C में डेल टी। तो मीन्स यह इसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी ये इसकी, किसकी, इस लोकेशन पॉइंट की, और उस पॉइंट पार्टिकल तक जहां तक ये मूव करके जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इससे लिखते हैं, ये डिस्टेंस रहता है। तो ये तो रहता है हमारे वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्यों बनते हैं, सोर्स चाहिए हमें, सोर्स से लाइट आएगी, पार्टिकल पे गिरेगी, पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके उसको सेम फेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और हर जगह पे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, वेव फ्रंट। जब ये रे लाइट इसके ऊपर आके गिरी पहले, तो सबसे पहले एक वेव फ्रंट बना। इस सबसे पहले बनने वाले वेव फ्रंट को क्या नाम दे देंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी वेव फ्रंट। सेकंड, जो इसके बाद जो बना है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ये सभी के सभी जो लाइनों में आपस में मिले हुए हैं, सारे के सारे इसके लिए क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं। क्या है इसके लिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बाहर बनने वाले सभी वेव फ्रंट एक सेंटर से जुड़ गए ना एक दूसरे से। जब सभी वेव फ्रंट को एक पैटर्न में अरेंज किया जाता है, ये वाला पैटर्न, ये वाला कैसा पैटर्न बन रहा है हमारे पास, स्फेरिकल। कैसा बन रहा है, स्फेरिकल। अब ध्यान से देखो, जब हमने सेंटर पे एक पॉइंट लिया था, तो एक पॉइंट से बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। कैसा बनेगा हमारे पास, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सेकंड, जो इसके सामने चारों तरफ अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहे हैं, इन सेकेंडरी वेव फ्रंट को जब आपस में अरेंज करके मिला दिया एक पॉइंट से, इसको बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलेंगे इसको, वेवलेट्स, ठीक है। ये सारी हमारी क्या बन जाती है, वेवलेट्स। अब वेव फ्रंट भी बोल देते हैं, सीरीज होती है जहां पे सारे वेव फ्रंट मिल जाते हैं, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, वेवलेट्स, ठीक है भाई। तो ये रहता है हमारा वेव फ्रंट के लिए। क्लियर है, ये लो भाई।
ये आपके पास वो वेवलेट्स है जो ये बताता है कि शेप कैसे स्पेरिकल होगी। ध्यान से देखो, बीच में मान लीजिए हमने एक लोकस पॉइंट ले लिया और वो अपनी चारों तरफ वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है जिसके ऊपर क्या बनता है, वेव फ्रंट। तो ये वो लोकेटेड पॉइंट है जो हमें ये दिखाना चाहता है किस तरह से लाइट चलती है। लाइट पहली बात जो चलती है ना, तो लाइट यूं फॉर्म में चलती है, ऐसे वेव की फॉर्म में। तो ध्यान रखें, ये जो बनती है ना, ये हमारी वेव होती है। सेकंड कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सोर्स से, ये सोर्स मान लेते हैं एस, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से चलने वाली वेव सभी कैसे चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। और किसी भी वेव फ्रंट के बीच में भी जितनी वेव मूव करती हैं वो कैसी मूव करती हैं, सेम डिस्टेंस को सेम टाइम पे कवर करने का काम करती हैं। गुड आफ्टरनून रेखा, ठीक है, ये रहता है भाई। अगर सभी वेव पैरेलल मूव करेंगी तो इससे बनने वाला वेव फ्रंट आपका कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब आपके पास सभी वेव्स पैरेलल शुरू कर दे चलना या फिर इनफाइनाइट पोजीशन पे हो तो बनने वाला वेव फ्रंट हमारा कैसा रहेगा, प्लेन। और प्लेन कैसा नज़र आएगा, जैसे ये पेन नज़र आ रहा है, आप सामने से देखोगे तो आपको बिल्कुल यूं ऐसे प्लेन नज़र आएगा। तो इसकी पोजीशन जो है ना, ये सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करके एक आपके पास क्या बना देती है, वेव फ्रंट। अब देखो, इन पोजीशन को अगर आप मिलाओगे ना, तो ये पोजीशन मिलके भी आपके पास एक ऐसा वेव बना रही है, एक वेव फ्रंट बना रही है जो कैसा होगा, स्फेरिकल। अब ये इसलिए समझाने के लिए है कि पीछे से कोई वेव है या आगे हैं, इस तरफ है आपके, ये सारी वेव ऐसे काम करती हैं, ठीक है। एक रिलेशन आपने ध्यान रखना है, जो वेव फ्रंट बनता है ना, वेव फ्रंट से जो रे ऑफ लाइट आती है, जो रे ऑफ लाइट आपकी सोर्स से आती है, इधर मान लीजिए सोर्स से कोई रे ऑफ लाइट आती है, इसके साथ जो वेव फ्रंट बनता है ना, वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाएगा। वेव फ्रंट का रे ऑफ लाइट के साथ क्या रिलेशन है, हमेशा वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन ये है जो हम पढ़ते हैं इसके दोनों प्रिंसिपल में, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी, लेकिन वो पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे हुगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। थर्ड भाई आपका जो लास्ट है, ये है भाई, ठीक है। ये मान लीजिए सोर्स है हमारे पास, ये वाला पूरा ही हम सोर्स मान लेते हैं, इसको भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इस सोर्स से हमारे पास आ रही है रे ऑफ लाइट, यहां से हमारे पास आ रही है रे ऑफ लाइट, ये ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये डायग्राम तो 2D डायग्राम है, 3D में होता तो कैसे आती, ये वेव यूं आती, क्योंकि ये क्या बनाती आ रही है, वेव फ्रंट। क्या बना रही है, ये ऐसे शेप क्यों ली, ये सोर्स है, सोर्स के चारों तरफ वेव फ्रंट ऐसे बनेगा ना, तो ये हाफ आर्क यूज करें, जबकि ये सारी की सारी शेप कैसी होंगी, स्पेरिकल ही होंगी। अब देखो, ये आगे की तरफ वेव फ्रंट बनाते आ रही है, तो ये भी क्या है, हमारा एक वेव फ्रंट है। ये वाला देखो, ये इस पोजीशन पे आ गया। अब इसको समझो, यहाँ पे ये पॉइंट हमने एक मान लिया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, पहले ये आर्क हमारे पास नहीं थी, एक पॉइंट था यहाँ पे, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, ए 4 डैश, ये ऐसे कहाँ से कहाँ, ए से बी तक के ये पॉइंट है। ए से ए डैश मान रखा है क्या, ये इसको मान लो भाई A2 मान लो, ठीक है, इसको A1 मान लो, तो फिर सेम हो जाएगा वही।
इसको A2 रख लो, इसको A, ठीक है। A2 और A के बीच में कुछ पॉइंट हमने मेंशन कर रखे हैं, A डैश, A डबल डैश, ट्रिपल डैश और 4 टाइम डैश, ऐसे। अब क्या होगा, पहले पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर गिरेगा, देखो ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट को A4 डैश के ऊपर, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट आके गिरी, गिरते ही ये इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करते ही ये लाइट को क्या करेगा, इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में, इधर 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 इधर, ऐसे। तो इसने क्या बना लिया, अपने चारों तरफ वेव फ्रंट बना लिया ना। तो इस पार्टिकल ने अपने चारों तरफ एक वेव फ्रंट बना लिया, यूं बना लिया कि नहीं। ऐसे ही ये वाला भी बनाएगा कि नहीं वेव फ्रंट, इसने भी अपना एक वेव फ्रंट बना लिया, इस वाले ने भी वेव फ्रंट बना लिया, इसने भी वेव फ्रंट बना लिया, इसने भी वेव फ्रंट बना लिया। पहला प्रिंसिपल हुगेन्स लॉ क्या कहता है, हुगेन्स लॉ कहता है किसी भी सोर्स से आने वाली रे लाइट जब भी किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट होगी तो हर जगह क्या बना लेंगी, इस वेव फ्रंट को बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी वेव फ्रंट। पहली रे लाइट सोर्स से आते ही जहां पे भी टकराएंगी, सोर्स भी वेव फ्रंट बनाएगा, ये सोर्स से ही तो आ रही है वेव फ्रंट बनती हुई, पर हमने पढ़ना वहां से शुरू करना है जहां प्राइमरी पहली बार जो पार्टिकल मिलेंगे और जिन पार्टिकल के ऊपर ये लाइट इंसिडेंट हो जाएगी वो सारे पार्टिकल क्या बना लेंगे, वेव फ्रंट बना लेंगे। और पहली बार बनने वाले वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब देखें ये प्राइमरी वेव फ्रंट क्या करते हैं, ये प्राइमरी वेव फ्रंट की ये हमने सिर्फ पोजीशन ले ली, देखो ये पोजीशन, इसकी ये पोजीशन, ये वाली आर्क ही है ये, यहां पे ऐसे, मतलब ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं इसकी ये वाली आर्क, सिर्फ ये हल्की सी हमने आगे बढ़ा के ले ली, ठीक है। ये कहता है इसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रा कर दी सभी के ऊपर, क्यों कर दी सभी के ऊपर, देखो इस पॉइंट पे अगर ये टकराएगा तो यहाँ पे भी क्या बना लेगा, ये वेव फ्रंट बनाएगा ना। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ टकराएगा, यहाँ पे भी क्या बना लेगा, वेव फ्रंट। हर जगह पे ये क्या बनाता जा रहा है, वेव फ्रंट। जो लाइन हमने इनसे ड्रा की है प्राइमरी वेव फ्रंट के आउटर साइड पे, जो ये ड्रा लाइन होती है ना, इसको हमने कैसे ड्रा करना है, टेंजेंशियल ड्रा करना है। कैसे ड्रा करना है, टेंजेंशियल। अगर किसी भी वेवलेट के बाहर से टेंजेंशियल कोई लाइन ड्रा की जाती है तो वो ड्रा लाइन अपने नए वेव फ्रंट बना लेगी कि नहीं। अगर ये नए वेव फ्रंट बनेंगे, इन नए वेव फ्रंट को हम क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। तो दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन हर कोई भी पॉइंट जिनके ऊपर लाइट गिरेगी वो क्या बना लेंगे, वेव फ्रंट्स बना लेंगे। वो वेव फ्रंट्स के आउटर सरफेस पे एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा की जाती है जो अनदर क्या बना लेती है, एक वेव फ्रंट बना लेती है। तो ये दो कंडीशन थी जो किसने एक्सप्लेन करी थी, हुगेन्स प्रिंसिपल ने। बोले हुगेन्स प्रिंसिपल क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्राइमरी जो वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी के लिए क्या काम करते हैं, एज ए सोर्स। फिर से देखिए, यहां पे एक और लाइन ड्रा कर देता हूं मैं इसके बाहर, ये लो कर दी। अब ये जो लाइन ड्रा की है ये भी नया क्या बना देगी, एक वेव फ्रंट बना देगी। ये लो, बन गया ना वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट बनेगा ये कौन सा वेव फ्रंट होगा, ये भी कौन सा होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसके लिए ये क्या था, जो बी डैश, बी से बी डैश था वो ये सोर्स का काम करेगा। यानी इट्स मीन हुगेन्स प्रिंसिपल ये बताना चाहता है कि एवरी पार्टिकल्स क्या बना लेते हैं, वेव फ्रंट। और वो वेव फ्रंट किसी नए वेव फ्रंट के लिए क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी। नया सोर्स काम, नए वेव फ्रंट कहाँ बनेंगे, वहां बनेंगे जहां पे पहले वेव फ्रंट के ऊपर क्या ड्रा किया जाएगा, टेंजेंशियल। एक्चुअल में ये टेंजेंशियल ड्रा की गई लाइन जो होती है वो टेंजेंशियल लाइन उस वेव की फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है जो उसके परपेंडिकुलर काम करती है, जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेव फ्रंट बनते हैं, ये ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे। और सभी बनने वाले की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। कैसी होगी,
अगर प्लेन होते तो कैसे काम करते हैं? प्लेन लेते तो कैसे, मान लीजिए ये प्लेन लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है। ये पॉइंट क्या करता है, यहाँ पे वेव फ्रंट बनाएगा, ये पॉइंट क्या करेगा, वेव फ्रंट बनाएगा, ये पॉइंट भी क्या करेगा। ये पॉइंट को अगर मैं लाइन से मिला दूं तो ये क्या बन गई, वेवलेट्स बन गई सारी। इसको नाम दे दिया हमने ए डैश। देखें इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर दी, ये टेंजेंशियल लाइन क्या बना देगी, अनदर वेव फ्रंट। ये अनदर वेव फ्रंट इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पॉइंट, इसको भी मिला देना, इसको भी ऐसे, तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट ड्रा हो गया कि नहीं, हो गए। ये कौन सा वेव फ्रंट होगा, ये कौन सा होगा, सेकेंडरी। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, टेंजेंशियल लाइन। सेकेंडरी के लिए कौन है सोर्स, प्राइमरी। तो ये देखो ये आपके पास शेप कैसी बनती आ रही है, लीनियर शेप बनती चली जाएंगी ना, सारी की सारी, सभी की सभी शेप कैसी बनती चली जाएंगी। तो ये शेप बने तो कैसा प्रिंसिपल, इस पे भी कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हुगेन्स प्रिंसिपल। और सारी लाइनें कैसी बनती जा रही हैं, लीनियर बोलेंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, जो ए बी है, ये ए बी, ए डैश सॉरी, इसको क्या बोल देंगे, वेव फ्रंट बोल दें इसको। अरे ये भी तो पूरा एक वेव फ्रंट है, और कैसा वेव फ्रंट है, सो लीनियर है ना, तो बन जाएगा। बस इसी को हमने आगे डायग्राम में यूज करना है, ठीक है। चले हैं करेंगे तो क्या होगा, फिर इंटरफ्रेंस हो जाएगा, आगे टॉपिकों में पढ़ेंगे। दो वेव आपस में काटती हैं तो क्या बन जाता है, दोनों की एक बन जाएगी, तो एक वेव फ्रंट बन जाएगा, ज़्यादा ब्राइटर और डार्क होगा बस। अरे करवा तो तुम्हें सब दिया है, ठीक है। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो इसके दोनों इफेक्ट कौन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों पढ़ते हैं बेटा। पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन केस में क्या होता है, बस माइंड में रखो, एंगल आई इज इक्वल टू किसके है, एंगल आर के। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे भाई, पूरा करना है ये क्या होगी हमारी सरफेस, कौन सी सरफेस, नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस। रिफ्लेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट। पहले इसके ऊपर क्या डालते थे, इंसिडेंट रे, अब की बार क्या डालने हैं, वेव डालनी। और वेव किस फॉर्म में आ रही है, वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रही है। अब वेव फ्रंट कैसे आएंगे, देखो पहले तो समझे, वेव फ्रंट यूं आएंगे ना ऐसे, लेकिन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो ऑब्जेक्ट कैसे वेव फ्रंट बनेंगे, लीनियर। कैसे बनेंगे, लीनियर। तो लीनियर वेव फ्रंट्स डाल रहा हूं, ये वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट आया, और ये वेव फ्रंट यहाँ के इंसिडेंट हो गया। तो ऐसे आए ना वेव फ्रंट यूं, और ये आ गया इधर। इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को मैंने नाम दे दिया ए बी, ठीक है भाई। यहां से मैंने डाल दी रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इस पॉइंट के ऊपर जहां डलती है यहाँ पे। ये कहता है इंसिडेंट वेव और इस सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल किसके बराबर है, आई के। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अब मन में ये रहता है, ये इंसिडेंट एंगल आई के बराबर कैसे हुआ। इंसिडेंट एंगल से तो कहाँ बनता है, रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच में ये बनता है इंसिडेंट एंगल। तो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है वो समझे। देखो इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये सरफेस है, ये वेवलेट है हमारे पास, ये एंगल मैंने बोला आई, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, और ये मैंने डाल दिया नॉर्मल। अब देखो ये पूरे वाला एंगल कितने डिग्री का, तो ये वाला निकल जाएगा क्या नहीं, कितना हो जाएगा ये, तो इस एंगल को मैंने लिख दिया 90 माइनस आई। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, क्यों, बस यही समझने का इसमें। हाँ, वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको कितना मान लिया, ये पूरा 90 और ये 90 माइनस आई, तो ये कितना बच गया, आई नहीं बच गया। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो गया,
इसीलिए इसको क्या एंगल बोल देते हैं, इंसिडेंट एंगल। पर आपने इतना दिमाग नहीं लगाना, पेपर में तो कौन सा आप उनको समझाओगे। सीधा ध्यान रखो, जहां पे इंसिडेंट वेव आती है वहीं पे कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके लिए नॉर्मल कौन है, सरफेस। कौन है नॉर्मल, सरफेस। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकंड, ये तो है प्राइमरी रे ऑफ लाइट, यहां से डाल दिए है सेकेंडरी रे ऑफ लाइट। अब देखो एक बात बताओ, यहां पे आके वेव प्लेन आपका टिक गया, ये वेव प्लेन चाहता है इसके अंदर जाना, क्या जा सकता है, क्यों, केसी रिफ्लेक्शन का है, या फिर ये नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो जाएगा नहीं। तो यहां पे गिरने के बाद इसको तो रिफ्लेक्ट होना है इस तरफ। अब ये देखो यूं आके ये रिफ्लेक्ट तो यूं होना चाहिए, पर क्या करेगा, ये रे ऑफ लाइट भी तो इस सरफेस को टच करेगी। जब ये रे ऑफ लाइट इसको टच करेगी तो किस स्पीड से टच करती है, c इंटू डेल टी। चाहे होगी ठंडी, नहीं ठीक है ठंडी ले लूंगा। c इंटू में कितना है, डेल टी। क्यों है देख लें एक बार ध्यान से, यहां से इस पॉइंट से अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पॉइंट के ऊपर भी पूरा क्या बनेगा, अभी ले रहा हूं देखो इस पॉइंट के ऊपर ये, और ये वेव फ्रंट यहां तक टच करेगा कि नहीं, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया ना। तो इसको कितना मान लिया, c इंटू में। अब देखो ये वाला तो ऐसे आ गया, तो ये वाला पॉइंट भी तो यूं घूमना शुरू कर देगा। तो ये अगर जब घूमेगा तो इसी के परपेंडिकुलर ड्रा नहीं हो जाएगा, ये वाला इस रे ऑफ लाइट के मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसके परपेंडिकुलर, अब ये रे लाइट यूं आ रही है तो ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया 3D में। तो जब ये ड्रा होगा तो परपेंडिकुलर ड्रा होने वाला पॉइंट, इसको P माना था, इसको P डैश मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रा एक पॉइंट बन जाएगा। और ये बताओ क्या है, ये वेव फ्रंट नहीं बन गया ये भी, क्योंकि किसी भी रे ऑफ लाइट के ऊपर परपेंडिकुलर कौन रहता है। अब देखो ये यूं आया, यूं घूम के अब ऐसे नहीं चला जाएगा, तो वेव फ्रंट यहीं से उठने स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे बाहर चले जाएंगे। तो ये बताओ इंसिडेंट वेव फ्रंट अब क्या हो गए हैं, रिफ्लेक्टेड हो गए। जहां ये बना है वो एक का एंगल कौन सा हो जाएगा, आर। ये भी इस पॉइंट के ऊपर पूरा एक क्या बनाएगा, कहां तक, यहां तक। तो यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को ए बोला था, इसको क्या बोल दें, ए डैश। हो गया। बस आपने क्या करना है, दोनों एंगल्स के लिए ट्रायंगल को इक्वल कर लेना है, सिमिलर कर देना है। ट्रायंगल अगर बराबर होगी तो वहां पे आपके क्या हो जाएंगे, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, करो बराबर। पहले c इंटू में डेल टी ये वाली, और ये c इंटू में डेल टी बराबर है कि नहीं, कि कौन कौन बराबर है, ए डैश ए डैश बराबर है किसके, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, कौन कौन सा, b इज इक्वल टू एंगल ए डैश। क्यों, 90 डिग्री वेव जो है वो रे लाइट के साथ, वेव फ्रंट जो है रे लाइट के साथ क्या डालती है, परपेंडिकुलर। और एक और देखो ए बी डैश, दोनों इक्वल होंगी। क्यों, सेम ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए सेम जो रहती है एक लाइन ड्रा की जाती है, तो आप इसको बोल दें ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए। तीनों बराबर तो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल आर के। तो ये आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का केस बनता है कि नहीं। तो ऐसे है ना, ये वेव थ्योरी की वजह से रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एंगल आर के। ना तो है ना एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है। एंगल आई और आर के बराबर जो लिखते हैं ना हम, उसमें वो सिर्फ एक है ना लिखित में है, प्रूव नहीं था। प्रूफ आपको हुगेन्स ही करता है, इसके बाद पता चलता है कि क्यों एंगल आई क्यों एंगल आर के इक्वल रखा जाता है। वहाँ सीधा याद करवा देते हैं हम, हालांकि ये हमारी गलती नहीं है, बुक की है। ये टॉपिक पहले डालना चाहिए, ये वाले पहले डालने चाहिए ना वेव थ्योरी, ताकि वेव का आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। और ये सारी नॉलेज +1 में थी, ये सारा का सारा +1 में था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भाई सारा नहीं करवाया जाता है, वहाँ पे सिर्फ वेव के बारे में बताया जाता है, कैसे काम करती है वो नहीं बताया जाता। क्या हो गया सिनू,
पेन से भी वेव निकल रही है। चले बेटा, क्लियर है? रिफ्रैक्शन पढ़े, जल्दी जल्दी करें। अब रिफ्रैक्शन आप लोग जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। हमने हुगेन्स का रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन के लिए कैसा मीडियम यूज करें? ट्रांसपेरेंट। कैसी सरफेस? ट्रांसपेरेंट। एक्स वाई, ये मीडियम μ1, ये मीडियम डेंसर। रेयर टू वेव, रे ऑफ लाइट आती थी, अब की बार क्या आएंगे? ये लो भाई, क्या नाम दे इसको? ए बी, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या डाल दिया हमने? रे लाइट, प्राइमरी। और ये कौन सी? अब देख लो, फिर से समझो। ये आ रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे टकराते ही अब की बार ये अंदर जाएगा ना, लेकिन ये अंदर जाएगा तो क्या चेंज हो जाता है इसका? और मीडियम चेंज होगा तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? हो जाएगी ना। जैसे ये अंदर जाना करेगा स्टार्ट, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। पर यहाँ से चलने वाली रे लाइट, क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? अभी तो नहीं होगी। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी? c इंटू में डेल टी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। जिस पॉइंट के ऊपर ये पहुंच गई उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी डैश। इस रे लाइट के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, वो परपेंडिकुलर हमारा क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन गया। इसको नाम देने के लिए इस रे लाइट को आगे की तरफ बढ़ा दो, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? c इंटू में डेल टी। बस ध्यान रखना, ये c जो ले रहे हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, ये क्या है? उस मीडियम की लाइट है। तो इसको आप ना जब करो तो इसको v1 इंटू डेल टी लेके कर सकते हो, और इसको क्या बोल देंगे? v2 इंटू में डेल टी। पर स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ये लेंथ इस लेंथ के क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? ए डैश। बन गया? देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट के और सरफेस के बीच में एंगल कौन सा होगा? यहाँ पे एंगल कौन सा हो जाएगा? हमें दोनों को सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए पहले ट्रायंगल को क्या कर ले? कर दो भाई। ये लो, ये एंगल बी, ये एंगल ए बराबर होंगे। क्यों? ठीक है भाई। और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर c इंटू में डेल टी, या v1 इंटू में डेल टी बाई में v2 इंटू में डेल टी। ये वाली लाइन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो प्रूफ करता है कि एंगल भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो ऐसे कर सकते हो, या एक सिंपल सा आप इसमें स्नेल लॉ अप्लाई कर दो। स्नेल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय में साइन आर। साइन आई में जब आप निकालोगे तो साइन इस वाली ट्रायंगल में साइन थीटा देखो कहाँ पे है? एंगल आई ए है, इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन आई क्या हो जाएगा? ए बी बाय में v1 इंटू में डेल टी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन इसको बना लें, ये ऐसे। सेकंड वाला निकालो, इस वाले में एंगल कहाँ है? ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर c इंटू में डेल टी, और हाइपोटेनियस इसके लिए क्या रहेगा? ए बी डैश। ये लो, तो ए बी डैश क्या होता है फॉर्मूला? है p बाई एच, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो ये था, ऊपर ये रखना है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। c v1 इंटू में डेल टी बाय में ए बी डैश डिवाइड में साइन आर है, साइन आर की वैल्यू निकाल ली थी, वो भी क्या आई थी हमारी? v2 इंटू में डेल टी, और ऊपर क्या चला जाएगा? ए बी डैश। ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, वी टी डेल टी से डेल टी, म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? v1 बाय में v1 कहाँ है? एयर में c आ जाएगा, और v2 कहाँ है? वाटर में डेंसर में, इसकी जगह v आ जाएगा। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सही है? c बाई वी। अगर फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है तो ये हमारा क्या बनता है? तो आप ऐसे भी इसको प्रूफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप उससे प्रूफ करो या फिर आप सीधे भाई ट्रायंगल्स को सिमिलर करके प्रूफ कर दो, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि क्यों साइन आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? साइन आर के। स्पीड अलग अलग होती हैं, पर जब ट्रायंगल को सिमिलर करोगे तो एंगल की वजह से ट्रायंगल कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके उनकी लेंथ को भी क्या कर लेती हैं? सिमिलर।
कौन सी? ये वाली होगी, पर ये इसके बिल्कुल टेंजेंशियल ड्रा करोगे तो हल्का सा ये भी ऐसे चला जाएगा, ये रे लाइट यूँ हो जाएगी, ऐसे होगा ड्रा, यही होगी बैंड। तो वो चीज़ तो माइंड में रखनी है, क्योंकि ये तो इस रे लाइट के आगे की तरफ जाएगी तो उसके परपेंडिकुलर ड्रा होगा ना, तो बनेगा वही हमारा। ठीक है, चले भाई अगला क्या था? अगला हमारा इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या होती है? देखिए ध्यान से, अब यहां से इधर से एक हमारी क्या आ रही है? वेव आ रही है, जिसको मैंने y1 नाम दे दिया, और ये एक अलग वेव आ रही है जिसको क्या नाम दे दिया? y2। ये दोनों वेव आ रही है। जब दो वेव कहीं से आती हैं और दो वेव एक पॉइंट पे आने के बाद ये इंटरसेक्ट हो जाती हैं, जब वो आपस में मिल जाएंगी, उनके इंटरसेक्ट होने से जो एक हमारे पास न्यू वेव बन के आती है, इसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। दो वेव का आना और दोनों का आके आपस में इंटरसेक्ट हो जाना, जो इंटरसेक्ट होती हैं इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज होना। अगर दो रे लाइट आपस में आके मिल जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, उसके बाद जो हमारी एक न्यू वेव बन के आती है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। सिंपल सा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट को दो अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। पहला पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या रहता है? आप इधर से देखें, दो वेव आ रही है आपके पास, वेव में हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें वेव का वो वाइब्रेशन फेज चाहिए जहां पे वो दो फेज बनाती है, जिसका अपर फेज तो हम क्या लिखते हैं, और नीचे वाला लोअर फेज क्या लिखते हैं? ट्रफ। ऊपर हम क्रस्ट लिख देंगे, नीचे ट्रफ। ये जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलेगी तो इसका अपर क्रस्ट हाईएस्ट हमारा क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। इसको हम इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। सेम जो ये वेव जा रही है इसका भी अपना एक क्या होगा? अगर दोनों की दोनों सेम मीडियम में हैं तो दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा होगा? सेम रहेगा। दोनों की वेवलेंथ कैसी होगी? सेम। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? तो ध्यान रखना, सेम मीडियम के अंदर ट्रेवल करने वाले सभी पार्टिकल्स जो वेव फॉर्म में जाएंगे, वेव बनाएंगे, उन सब का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है भाई, चलो ये चले यहां से दो वेव y1 और y2 इस पॉइंट के ऊपर आके ये दोनों क्या होगी? सुपर इम्पोज होगी। और सुपर इम्पोज होने के बाद इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। क्या हो गया ये हमारा? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। यहां पे इसका एम्पलीट्यूड था ए, यहां पे भी हमने इसका एम्पलीट्यूड निकाला, तो यहां पे जो हमारा एम्पलीट्यूड आया वो आया ए डैश। किसके बाद? आफ्टर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बाद जब ये वाला एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन के आ जाता है, या हम ये बोलें ए से ग्रेटर है ए डैश, ए डैश एम्पलीट्यूड जो था वो मैक्सिमम यूनिटी पे पहुंच गया है, जहां पे दो वेव के कंस्ट्रक्टेड होने से, मिलने से हमारे पास आया है। तो ऐसे जो हमारे पास वेव बन के आएगी, जो इंटरफ्रेंस हमारे पास बन के आएगा, उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। दो वेव का आपस में मिलना और मिलके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देना क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। पहली बात। दूसरी बात भाई, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, दो वेव आपस में मिली हैं, तो ये वेव मिलती कैसे हैं? ये वेव आई हमारी यूं, पहले वाली वेव ले रहा हूं मैं, देखो ये ऊपर वाली, दूसरी वाली वेव आई और दूसरी वाली बिल्कुल इसी के साथ यूं मिल के चली गई। ये डायग्राम के लिए आगे पीछे बनाई है, दोनों मिल गई। तो ध्यान से देखना, इसका जो क्रस्ट था इसके क्रस्ट के साथ मैच कर रहा है, और इधर इस वाले का ट्रफ इसके ट्रफ के साथ मिल रहा है। जब ये सुपर इम्पोज हुई तो उससे पहले हमने देखा कि
एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव की क्रस्ट के साथ मिल गया और उस वेव का ट्रफ दूसरी की ट्रफ के साथ मिल गया, तभी जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो एम्पलीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सेकंड, जब ये दोनों मिलेंगी तो यहां से मिलने से जो न्यू वेव होगी वो अपना एक इफेक्ट देगी, लाइटिंग इफेक्ट। वो इफेक्ट कैसा होगा, ब्राइटनेस वाला होगा, बहुत ज्यादा ब्राइट वाला होगा। मीन्स जब कोई दो वेव आपस में मिले और मिलने के बाद उनमें कैसा इंटरफ्रेंस हो, कंस्ट्रक्टिव, तो दिखने वाला इफेक्ट कैसा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम जब पढ़ेंगे ना फ्रिंग्स को, ये जो बनेंगी, मीन्स इस पे ऊपर आपको ये ब्लैक वाला दिख रहा है, तो ये डार्क जो फ्रिंग दिख रही है ना, उसका रीजन क्या है, इस स्क्रीन पे बनने वाली लाइटिंग क्या बना रही है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट बना रही है। क्योंकि अगला इफेक्ट जो पढ़ेंगे उससे हमें इफेक्ट कैसा आएगा, डार्क आएगा, और ज्यादा लाइट दिख रही हो तो वो कैसा बना लेगा, ब्राइट बना लेगा। तो मीन्स स्क्रीन पे दिखने वाले कलर कैसे दिखते हैं, कैसे डार्क दिखते हैं, कैसे ब्राइट दिखते हैं, तो उनका रीजन होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है, क्लियर है। चले आगे, दो वेव आई, दोनों सुपर इम्पोज होगी, तो ये क्या है हमारा, इंटरफेरेंस। क्या है ये, इंटरफेरेंस। अब देखें, जब ये सुपर इम्पोज हुई ना, तो इनके सुपर इम्पोज होने से इसमें जब हमने देखा तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा था ए डैश, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड था हमारा ए, उससे कैसा आ गया, वो कम आ गया। कैसा आ गया, वो कम आ गया। मीन्स हम ये लिखेंगे यहाँ पे ए जो था वो ज्यादा है किससे, ए डैश से। अगर हमें ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती है तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, पहली कंडीशन। दूसरी, जैसे ये वेव मिलती है ये भी मिलती होंगी, मिलाओ, ये आई वेव, ये वेव मिल गई, सेकंड वेव आएगी, सेकंड में डिस्ट्रक्टिव में क्रस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्या मिल रही है, क्रस्ट। क्या मिल रही है, क्रस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रस्ट, और इसके बीच में अगर मैं ये आपकी एक्सिस डाल दूं तो हमें पता चल जाएगा ये इसकी क्रस्ट है और ये अगली दूसरी वेव की क्या मिलती है, ट्रफ। और जब क्रस्ट से ट्रफ मिलती है तो इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पे हमें लाइटिंग इफेक्ट कैसा मिलता है, डार्क मिलेगा। कैसा मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो ऊपर वाले के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिख के भेजा था, हालांकि इस यूनिट में कोई फॉर्मूला यूज आपने नहीं करना है, फिर भी आप अगर प्लस हो रही हैं तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू दोनों एम्पलीट्यूड का ऐड होके उनका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनमें ट्रायंगल्स लॉ लगती है। जब हम एम्पलीट्यूड को पढ़ें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ हमारी एक ट्रायंगल लॉ ऑब्जर्व होगी, और इसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ट्रायंगल लॉ रूल से सोल्व करते हैं, दोनों वेव को ऐड करके। ठीक है, तो वो नहीं करना है, डेरिवेशन इसमें हम हरियाणा बोर्ड में तो नहीं करते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे बनेगी, दोनों आपस में ट्रफ से क्रस्ट बने तो आपको अब इफेक्ट कैसा आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है भाई, आया समझ में। चलो, इनको अप्लाई करके हमने एक प्रिंसिपल बनाना है, जिस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब एक चीज़ ध्यान रखो बस, यहाँ पे ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है ना, इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है, ये क्या है, ये क्या बन गई यहाँ पे, वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट देखो ध्यान से, ये वेव आई, इसका क्रस्ट, दूसरी वेव आई, इसका क्रस्ट, आपस में मिला। दोनों जब क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहे हैं तो भी वेव फ्रंट बनता है, और ट्रफ से ट्रफ मिलते हैं तो अगला वेव फ्रंट बनता है। तो मीन्स पहले क्या मिली, क्रस्ट से, तो क्रस्ट से क्रस्ट मिली तो पहला वेव फ्रंट बन गया ना। तो ये जो लाइटिंग इफेक्ट जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये सारे किसके हैं, क्रस्ट टू क्रस्ट, सिर्फ क्रस्ट से क्रस्ट मिला रहे। और अगला जो आपको दिख रहा है कलर, ये वाला, ये किससे किसका है, ट्रफ टू क्रस्ट। ठीक है, तो पहला क्रस्ट से क्रस्ट, अगला ट्रफ टू ट्रफ, सॉरी ट्रफ टू ट्रफ, अगला फिर क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू। तो ऐसे फ्रिंग्स चारों तरफ चलना शुरू कर देंगी ना, और किसी भी लाइट का चलने का जो रीजन होता है या चलती जैसे है ना, वो ऐसे ही चलती है।
जैसे ही बल्ब ग्लो किया, पूरे रूम में लाइट होने का रीज़न बल्ब से ना, पहले एक वेव फ्रंट बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, और वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। और जब पूरे रूम में फैलेंगी तो आपको उसका लाइटिंग इफेक्ट नज़र आता है, और वो आगे की तरफ ऐसे चलते रहते हैं, सभी वेव फ्रंट बनाते हुए। ठीक है, जहाँ ऑब्स्टेकल बनेगा, ऑब्स्टेकल मीन्स क्या होता है, कोई भी रोकने का, अवरोध जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा मीडियम, नॉन ट्रांसपेरेंट आप बोल दो, जिसमें से लाइट पास ना हो, उसको हम ऑब्स्टिकल मीडियम बोलते हैं। तो जहाँ टकराएगी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो डायग्राम पे आ जाओ। ये इधर भाई देखो, ये जो ऊपर लगा रखे ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, और बीच में जो जगह छोड़ रखी है इनको बोलते हैं स्लिट। क्या बोलेंगे इनको? स्लिट। ये क्या है हमारा? सोर्स। ये इधर क्या रखा हमने? ये सोर्स है आपका। सोर्स से क्या बन के आ रहे हैं? वेव फ्रंट। क्या बन के आ रहे हैं? देखें, इस पॉइंट के ऊपर आ गया, इस पॉइंट के अंदर से जैसे लाइट जाएगी तो यहाँ पे क्या बन गया? एक वेव फ्रंट नहीं बनेगा भाई? ये भी तो एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये लाइट गिरेगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। किसके लिए? सोर्स के लिए। अदरवाइज ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, क्योंकि सोर्स को तो हम वेव फ्रंट में काउंट नहीं करते। तो ये क्या बन गया हमारा? प्राइमरी वेव फ्रंट। इस पॉइंट पे भी क्या बनेगा? प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा कि नहीं? पहला वेव फ्रंट कब बनेगा? जब क्या टकराएंगी? क्रस्ट से क्रस्ट। और सेकेंडरी वेव फ्रंट कब बनेगा? जब क्या टकराएगी? ट्रफ से। ऐसे ही इसके ऊपर भी बनेगा ना वेव फ्रंट, ये वाला बन गया ये वेव फ्रंट। ठीक है, आपने क्या करना है? सिंपली ऐसे वेव फ्रंट्स ड्राइव करनी है, यूं लाइनें बना देनी है इसके चारों तरफ, इस तरफ से यूं, इनको ना 2 कलर से आप डिफाइन कर लेना है। ऐसे ये लाइनें ना आपने इस तरीके से ड्राइव करनी है। लगे मत रहना कहीं पेपर में भाई स्केल उस कंपास से लगे ही रहो पूरे पेज पे, ये लाइनें सही नहीं बन रही हैं, एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। बस 2-3 इफेक्ट दिखाने हैं आपने। कौन से इफेक्ट? पहले बताओ, जब क्रस्ट से क्रस्ट काटे, येलो लाइन से येलो लाइन काटे, तो इफेक्ट कैसा आएगा? कैसा इफेक्ट आएगा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? तो सीधा से बात है, 2 सेम पोजीशन काटेगी तो इफेक्ट कैसा हो जाएगा? अब देखो, एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, एक येलो और व्हाइट काट रही है, तो कैसा इफेक्ट होगा? डार्क हो जाएगा। बस ये 2 इफेक्ट दिखाने हैं आपने इसके ऊपर। पहली बात, सबसे सेंटर पे स्ट्रेट लाइन खींच दो। मान लो ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच दी, यहाँ पे आपका सेंटर डिफाइन करेंगे। सेंटर के ऊपर बनने वाली फ्रिंक्स जो होगी वो कैसी होगी? ब्राइट। कैसी होगी? और ब्राइट भी कैसी? मैक्सिमा ब्राइट। यहां से ज्यादा मैक्सिमम ब्राइट कहीं नहीं होगी। पूछे, सेंटर के ऊपर बनने वाला डायग्राम कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। कैसा होगा? और यहाँ पे बनने वाले डायग्राम में जो भी रे लाइट होंगी सभी की सभी कैसी होंगी? ब्राइटर होगी। और उनसे इफेक्ट बनने वाला कैसा इफेक्ट देगा आपको? मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए हो जाएगा। अगला, जब डार्क से डार्क, जहां पे भी आप 2-4 व्हाइट लाइनें भी खींच देना। आ जाए भाई, यूं ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइनें बना देना है। ठीक है, तो आप देखोगे हर जगह पे कहीं ना कहीं येलो व्हाइट से कट रही है और कहीं ना कहीं व्हाइट से, मतलब व्हाइट से व्हाइट है, येलो से येलो है। जहाँ पे सेम से सेम काटेंगे वहाँ पे तो कैसे इफेक्ट आएंगे? ब्राइट। और जहाँ पे एक इफेक्ट देख लेता हूँ, देखो ये वाला पॉइंट येलो से व्हाइट कट रहा है ना, ये मिला दिया, यहाँ पे पॉइंट कैसा बन जाएगा? डार्क। कैसा बन जाएगा? ब्राइट के बाद पहला पॉइंट क्या आएगा? डार्क ही आएगा। ब्राइट के बाद पहला पॉइंट क्या आएगा? डार्क ही आपने मेंशन करना है। अगला हमने देखा यहाँ येलो से येलो कट रही है, येलो यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे बनने वाला आपका फ्रिंक्स कैसी होंगी? ब्राइट। आपने ये बताना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, वेव लाइट, इफ द वेव लाइट इज क्रस्ट कैंसल टू क्रस्ट, इफ, या फिर ट्रफ टू ट्रफ, क्रिएट ए ब्राइट फ्रिंग। और ये जो फ्रिंग बनेगी अगर किसी क्रस्ट से ट्रफ को कट रही है तो कैसी फ्रिंग्स बन जाएगी? ऐसे ही नीचे वाले से बना देना। इस वाले पॉइंट से देखो यहाँ पे सेम कट रही है, कहाँ पे कट रही है? सेम, ये वाली रही। जहाँ पे सेम कटेगी वहां पे तो क्या बन जाएगा?
ब्राइट। जहां पे अलग कट रही है, ये वाइट से रेड कट रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डार्क। ये D2, ये B2। तो दोनों तरफ देखो, पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट। इधर देखो ब्राइट डार्क ब्राइट, और सभी जगह क्या बनता चले जाएंगे, कलर्स इफेक्ट बनते चले जाएंगे। पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। क्वेश्चन, हर ब्राइट के बीच में एक डार्क रहता है और हर दो डार्क के बीच में एक क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। ये वाला डायग्राम था जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डायग्राम ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बताइए समझ आया क्या? आपने पे नोटबुक में तो दो कलर नहीं लोगे यूज, तो क्या यूज करोगे, आपने यूज करना है पहले लाइन यू, किसके लिए है ये, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ के लिए, डॉटेड। ठीक है, एक लाइन सीधी ले लो, एक लाइन कैसी ले लोगे, डॉटेड। जहां पे प्लेन लाइन को डॉटेड काटेगी वहां पे इफेक्ट कैसा होगा, और जहां पे प्लेन लाइन को प्लेन काटेगी वहीं पे कैसा इफेक्ट हो जाएगा। ये है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें आपने लिखना है, 5 नंबर में आएगा ये टॉपिक पूरा, डायग्राम बना के पहले तो ये सारा सामान जो भी इसमें डाला है वो लिखना है कंस्ट्रक्शन में, फिर आपने प्रूफ करना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। तो पहला पॉइंट तो क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव का, पहले प्रूफ क्या करोगे, कंस्ट्रक्टिव को, और दूसरे में क्या प्रूफ कर दोगे, डिस्ट्रक्टिव को। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लिए भाई, इसको बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्क्रीन से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बड़े डी से लिखते हैं, इन स्लिट के बीच का डिस्टेंस हम ए रखते हैं, जो वेवलेंथ बनी है उसका डिस्टेंस हम क्या रखते हैं, लैम्डा। इसके लिए फॉर्मूला आगे ड्राइव किया गया है, पर आप यहाँ पे भी ध्यान रखोगे, लैम्डा इज ए इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लैम्डा बाय में। ठीक है, अगर वेवलेंथ के लिए निकालना है तो y इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहता है लैम्डा डी बाय में स्मॉल डी। ये स्मॉल डी है ना, इसकी जगह a लिया है तो आप a रिप्लेस कर दोगे। a क्या है, स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और d क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस, कहां से, जो में ऑब्स्टेकल स्लिट रखी है उनसे। लैम्डा क्या है, बस ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। y वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। जो हमने वेव ली है ना, वेव, इसको हम y से इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वेवलेंथ, फ्रिंग्स की जो वेवलेंथ होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। मींस वेवलेंथ तो लैम्डा है, और वेव की वेवलेंथ की या वेव की पोजीशन जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, y1 y2 y3 इससे। बताओ क्लियर है क्या सभी को? स्लिट होती है बेटा जी, किसी भी एक होल नहीं छोड़ देते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो होल छोड़ा गया है उसको बोल रहे हैं स्लिट। यहाँ पे स्लिट यही होती हैं जो आप एक्सपेरिमेंटली कोई स्लैब वगैरह बना के यूज़ नहीं करते। तो स्लिट एक ऐसी जगह है, जैसे ये जगह नहीं छोड़ रखी है, देखो इसमें से अगर उस तरफ सोर्स हो तो लाइट इसी में से अंदर आएगी, तो ये हमारे लिए किसका काम करेगी, स्लिट का काम करेगी। 2 लगा रखी हैं तो दोनों को क्या बोलेंगे, डबल स्लिट। अच्छी लगा रखी है भाई ये तो। सोर्स अगर उधर हो तो लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन इधर अच्छे से हो सकता है। ठीक है, मतलब उस दीवार पे अगर लगाओ तो ये स्लिट बनाने के लिए इनमें लेंस डाल दो और अच्छा पूरी लाइटिंग इधर आ जाएगी। ठीक है, जब आप घर बनाओ आगे अपने लिए तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफ्रैक्शन। ले भाई, ये हमारी सोर्स से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो इस तरफ हमने सोर्स रखा हुआ है और ये सोर्स से हमारे पास लाइट के बीम आ रहे हैं भाई सीधे यूं ऐसे। वेव में और वेव फ्रंट में ये फर्क है बेटा जी। वेव जो आएंगी ना, वेव की फॉर्म ऐसे आती है, और वेव फ्रंट एक कंस्ट्रक्टिव डायग्राम है जो ऑब्जर्व करता है लाइट की फॉर्म को। जैसे यहां रूम में अब आपको वेव दिख रही है कि वेव फ्रंट, आपको वेव फ्रंट दिख रहे हैं, वेव नहीं दिखती है। वेव फ्रंट कैसे दिख तो भी नहीं रहे, पर इमेजिन है इस रूम में जो लाइट हो रही है ना, वो लाइट एक जो भी डायग्राम आपको दिखा रही है, पूरे रूम में एक जैसी लाइट है, एक जैसी नहीं है। तो वेव फ्रंट आगे चलते चलते क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जबकि वेव क्या कहती है, हर जगह पे कैसी होनी चाहिए, ये फर्क है।
ठीक है। और वो इमेजिनरी फ़र्क है, स्टार्टिंग में ही बोला था ये आपकी इमेजिन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे दिखा पाना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बताना या मतलब समझाना पॉसिबल नहीं है, समझना पॉसिबल है, और वो आपके ऊपर है समझते हो कि नहीं। अब और देख लें इस इफेक्ट को, है ना, आपने कई बार देखा हो कोई शो वगैरह होते हैं, मैजिशियन शो होते हैं, या फिर भाई मूवी वगैरह में जो गायब दिखाते हैं ना, किसी की गर्दन दिख रही है, नीचे का नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे वेव फ्रंट को ही कंसिस्ट किया जाता है। जहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट दिख रहा है वहाँ वेव फ्रंट है, जहाँ पे नहीं दिख रहा है वहाँ के वेव फ्रंट क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो इफेक्ट कैसा हो जाता है वहाँ पे, डार्क है तो वो चीज़ नहीं दिखेगी हमें, तो वो नहीं दिखती है। पीछे से हमें बोर्ड दिख रहा है, मैं बीच में से नहीं दिख रहा हूँ, तो इसके वेव फ्रंट बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पे डार्क, इसके वेव फ्रंट बढ़ गए बहुत ज़्यादा, तो ये नज़र आएगा कि नहीं, बॉडी के अंदर से नज़र आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर होने वाला डिफ्रैक्शन है, शैडो बनेगी ही नहीं। और मेरी शैडो ना बने पीछे तो क्या मेरी इमेज नज़र आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक मिला के सीखते हैं, वो अच्छा सीख जाते हैं तो मैजिशियन बन जाते हैं, ठीक है। चलो आप भी बन जाओ। ये आ रही है बेटा से, पहले तो समझे ये एजिज है ना, ये वाले एजिज शार्प नहीं है, स्क्वायर में है, ठीक है। ऐसे शार्प एजिज नहीं बोलेंगे हम इनको, पहले समझने के लिए, ठीक है। एक सीधा सा हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हमने रख दिया, रे ऑफ लाइट आई, इसके ऊपर ऐसे टकरा रही है, ये वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये वेव फ्रंट टकरा रहे हैं, ये लो वेव आ रही हैं, ये वेव इसके ऊपर टकरा रही है। कुछ भी पढ़ सकते हो आप, बस वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वेव थ्योरी को ही पढ़ना है। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर गिरा तो ये वाला वेव फ्रंट तो इससे आगे नहीं जा सकता, मीडियम कैसा है, ऑब्स्टकल है। तो यहाँ से जब ये टकराएगा तो ये अगर शेप जो शेप है वो नॉर्मल शेप है, तो ये क्या करेगा, यहीं से यूं चलना शुरू कर देगा ऐसे, और जब ये यूं चलेगा तो इसी की शेप के सामने क्या बन जाएगी, हमारे पास एक शैडो बन के आ जाएगी, ठीक है। ये शैडो क्या कहती है कि ये इधर से आने वाली वेव को कंप्लीटली रोक देता है और उनको एक एंगल से डाइवर्ज कर देता है, जिसकी वजह से इधर लाइट ना होने की वजह से हमें उसकी क्या नजर आती है, शैडो नजर आती है ऐसे। ये नॉर्मल एक हमारे पास इक्वेशन रहती है जो शैडो बनाती है। पहला क्वेश्चन, इस शैडो को छोटा बड़ा कर सकते हो? कर सकते हैं, कैसे? एडजस्टमेंट ऑफ सोर्स, ठीक है, सोर्स की एडजस्टमेंट करके। अगर हम इसको दूर ले जाएं तो इमेज बढ़ेगी क्या, और शैडो बढ़ेगी क्या घटेगी? इंक्रीज हो जाएगी। और पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, रहेगा। एक कंसिस्ट वैल्यू के बाद पास लेके जाओगे तो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इवनिंग में और मॉर्निंग में आपकी शैडो जो होती है वो लंबी क्यों बनती है? क्योंकि सन से आपका एंगल और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से लार्ज डिस्टेंस होने से आपके ऊपर जो रे ऑफ लाइट गिरती है वो आपकी शैडो को क्या कर देती है, बहुत बड़ा कर देती है। पहली बात तो ये। दूसरा, सेकंड में क्या कहता है, अब हमने ये जो एजिज थे वो ले लिए हैं शार्प। क्या ले लिए हैं? शार्प एजिज। शार्प एजिज पे क्या होता है, जब भी ये रे ऑफ लाइट आके यहाँ पे टकराती हैं, शार्प एजिज पे टकराने के बाद समझे ये वेव की फॉर्म में आ रही है, यूं ऐसे क्या बनाती आ रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखो इस पॉइंट से निकलने के बाद यहां जैसे इसको पार्टिकल मिलेगा उस पे ये क्या बना देगा, वेव फ्रंट नहीं बना देगा। यहां जो इसको पार्टिकल मिला उस पे भी इसने क्या बना दिया, और ये वेव फ्रंट कहां चलने स्टार्ट हो गए, ऐसे चलने स्टार्ट नहीं हो गए। और जहां पे वेव फ्रंट काट देंगे वहीं पे आपकी क्या बन जाएगी, फ्रिंग्स नहीं बन जाएगी। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो कैसे, ब्राइट, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो कैसा। तो जिस पॉइंट पे ये मिले तो ये शैडो स्क्रीन पे यहीं पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये रे लाइट आके एक पॉइंट के ऊपर ऐसे मिल जाएंगी। रे ऑफ लाइट का किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन को एडजस्ट करके एक पॉइंट के ऊपर दोनों वेव को आपस में काट देना, मिलवा देना, वो हमारा क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किन्हीं भी दो वेव का इस तरह से एडजस्ट करना, सोर्स से आने के बाद जब वो आपस में इंटरफेयर कर जाती है, इंटरफ्रेंस कर जाती हैं और उस शैडो के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, वो नेग्लेक्ट कर देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे शैडो ना बने।
अब बताओ, अगर मैं इसमें CFL ग्लो करूंगा तो शैडो बनती है? बल्ब लगा दे तो बनती है ना? तो जो CFL बनाएगी उसके बनाने का रीज़न क्या था? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब बल्ब था तो वो क्या नहीं बनाता था? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि वो कम वेव फ्रंट बनाता था और ये क्या करता है? ज़्यादा वेव फ्रंट बनाता है। इसीलिए जैसे भी हम एजेस रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर लेता है? लाइट को चेंज करता रहता है। क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो यहाँ से वही था पीछे वाला, ये देखो ये सोर्स से लाइट आ रही है तो इस शार्प एजेस पे गिरने के बाद इसने क्या बना लिया? अगला वेव फ्रंट भी बन गया यहाँ। ऐसे ही नीचे वाले वेव फ्रंट बनेंगे, ये वेव फ्रंट भी हैं। अगर वेव फ्रंट से वेव फ्रंट काटेंगे तो ये काटते काटते स्क्रीन के ऊपर अपना इफेक्ट क्या कर लेते हैं? शैडो नहीं बनाने का कर लेंगे। तो जहाँ पे भी काटते हैं सेम फ्रंट अगर काटेंगे तो आपका इफेक्ट डार्क होगा। जहाँ पे भी डार्क पोजीशन ब्राइट पोजीशन आनी शुरू हो जाएगी वहीं पे आप इस स्क्रीन को रोक दो, आप देखेंगे वहाँ पे आपकी क्या नहीं बन रही है? शैडो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप देखोगे तो शैडो है, इतनी बड़ी है, फिर इतनी छोटी, फिर इतनी छोटी, और इस पॉइंट पे आते आते क्या हो जाती है? बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो कोई भी शार्प एजेस से आके लाइट का सेंटर के टूवर्ड बैंड होना क्या कहलाता है? हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? चले, इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। अब डबल स्लिट के साथ ये आएगा 5 नंबर में। जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ना उसी का भाईचारा है ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पर दोनों साइंटिस्ट का अलग अलग लेन देन है इन दोनों में। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसके लिए था? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में समझे क्या है? डिफ्रैक्शन पढ़ना है अब हमें। ठीक है, यहां से हमने सोर्स ले लिया और इस सोर्स ने AB वेव फ्रंट बना दिया। अगर हम इनफाइनाइट पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वेव फ्रंट कैसे आएंगे? प्लेन, और वो प्लेन वेव फ्रंट क्या है हमारा? AB। हमें इनको एक पॉइंट पे कंसिस्ट करना है। क्या सभी रेज को, सन से आने वाली सभी रेज को एक पॉइंट पे कंसिस्ट करना पॉसिबल है? ये कर तो दिया, सभी को भी कर दे, अच्छा बड़ा लेंस बना दो और आप जितनी रेज आ रही हैं उन्हीं को हम काउंट थोड़ी कर सकते हो, आप उनको हम टोटल नंबर ऑफ रेज नहीं मान सकते हैं क्या? एक अजम्पशन थ्योरी है ये। तो जितनी भी रेज आ रही है मान लीजिए हम मान लें उतनी ही है, और उनको सबको किस पे डाल दिया? लेंस पे। आपने ऐसे किया भी हो, एक फोकस से डाला हो तो वो फोकस वो होता है जहाँ सन की पूरा टेम्परेचर हम इंसिडेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर हाई क्वालिटी का लेंस हो ना तो 6000 डिग्री टेम्परेचर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर सकते हो आप, क्योंकि उसकी पूरी वेव को कंसिस्ट करके एक पॉइंट के ऊपर लोकेट करना है, और जितनी वेवलेंथ शॉर्ट रहेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे भाई। तो यहाँ पे पहले हमने कौन सा लेंस लगा दिया? कौन सा? ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो इसने रे ऑफ लाइट को क्या कर दिया? तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन बन गया कि नहीं? जहाँ पे डिफ्रैक्शन बना है वो आपका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका इफेक्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? मैक्सिमा। मैक्सिमा भी कैसा? डार्क के ब्राइट? ब्राइट भाई, ये तो पहले यंग डबल स्लिट ही बता चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है? जो स्लिट हमने यूज की है ना, ये वाली देखो, ये वाली स्लिट, अब एक होल यूज कर रहे हैं ये वाला, इसको सिंगल स्लिट बोलेंगे। यहां से हमारा AB वेव फ्रंट आया, क्या आया? अगर ये पैरेलल गया तो एक पॉइंट में इकट्ठा हो गया। एक पोजीशन हम खुद ये एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, मैंने एक पोजीशन ले ली इस स्क्रीन के ऊपर, यहाँ P पॉइंट मेंशन कर लिया, और मैं जानना चाहता हूं इस पॉइंट P के ऊपर होने वाला इफेक्ट कैसा होगा, डार्क या ब्राइट। तो हमने ये जानना है, तो जान ले। चलो, यहां से रे ऑफ लाइट आई पहले, ये वाली देखो पैरेलल, ये यहाँ पे गई इसके ऊपर, लेंस के ऊपर, यहां से डिफ्लेक्ट होके ऐसे पॉइंट के ऊपर चली गई। सेकेंड रे ऑफ लाइट ये लेंस पे आई, इस पॉइंट पे आगे P के ऊपर इकट्ठा होगी। थर्ड रे ऑफ लाइट यहां से आई और इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो प्लेन है वेव फ्रंट। तो अब देखना वेव फ्रंट कैसा हो गया है? ऐसा नहीं हो गया है। पहले वेव फ्रंट ऐसे था, अब वेव फ्रंट कैसा हो गया है? ऐसा हो गया है। तो इस वेव फ्रंट को मैंने नाम दे दिया N, ABN।
ये वेव फ्रंट मैंने डाला भी क्यों है वो भी समझ लो। पहले देखो इधर से तीनों रे लाइट आ रही थी, तो तीनों रे लाइट की जो लेंथ थी वो सेम नहीं थी, कहां तक, सेंटर तक, है ना सेम। लेकिन जब ये ऊपर वाला वेव फ्रंट बन रहा है तो आप देख रहे होगे इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा, तो चेंज होगी ना। लेंथ को बराबर कैसे करें, बराबर करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अगर मैं इस लाइट की इतनी वेवलेंथ इसमें से कम कर दूं तो ये सारे के सारे बराबर नहीं हो जाएंगे, हो गए ना। तो ये कैसे, जितना एंगल चेंज हुआ है यहाँ पे, ये वाला एंगल ये वाले एंगल सारे इक्वल होने चाहिए, बस अपने आप बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ट्रायंगल का ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल और ये वाला एंगल है कि ये सब में कॉमन जो चेंज हो रहा है वो, और इनकी लेंथ बराबर हो, अपने आप वही ट्रायंगल को सिमिलर करके पोजीशन को सिमिलर कर देंगे। ये वेव फ्रंट का डिस्टेंस मान लेते हैं छोटा है वेव फ्रंट का, और ये वाला मान लिया हमने क्या, लैम्डा। यहाँ पे बनने वाला हमें पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालनी है, कैसी होगी। पहली बात तो सीधी सी पता है, यहाँ पे कैसी फ्रिंग बनेगी और ब्राइट के बाद पहले बनने वाला पॉइंट कैसा रहेगा, तो जो भी आंसर आएगा वो कैसे इफेक्ट देगा हमें, बस उसके लिए इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन बनाओ भाई, हमें निकालना है साइन थीटा, ये बड़ा एंगल किसके बराबर रहता है, साइन थीटा P/H। परपेंडिकुलर देखो इसी के जस्ट सामने परपेंडिकुलर कितना है, लैम्डा, ये रखो इज इक्वल टू लैम्डा। बाय में ये बेस हो जाएगा वेव प्लेन, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो गया, ए। तो लो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय में, लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए साइन थीटा। यहाँ पे बनने वाला इफेक्ट हमारा कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। पहला इफेक्ट आ गया। अगला डार्क बताओ कहाँ होगा। चलो इसके लिए ना दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे, पहले इन ट्रायंगल्स को, दोनों ट्रायंगल को, जैसे मैं मान लेता हूँ इनके बीच में ना बहुत सारे पार्टिकल हैं जो सारे वेव फ्रंट बना रहे हैं, और वो टोटल पार्टिकल हमारे पास 20 हैं। कितने हैं, 20। अगर मैं इसको a/2 कर दूं तो ये λ/2 हो जाएगा। कैसे, ये तब होगा जब पहले ट्रायंगल को सिमिलर करोगे। a/2 करोगे तो एक ट्रायंगल ऊपर ये बनेगी और एक ये पूरी ट्रायंगल, दोनों में ये एंगल कॉमन है, नीचे वाली ट्रायंगल में भी ऊपर वाली में भी। ये देखो ये एंगल राइट एंगल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कहाँ पे, प्लेन के और वेव के बीच में, ठीक है। ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 होगा, सेम नहीं है। वही हमारा ये क्या है, एक वेव फ्रंट है और ये क्या है, हमारी रे ऑफ लाइट है, तो बन गया ना। और दो अगर एंगल सेम है तो उनके लिए लेंथ भी हम कैसी रखते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है भाई। तो चलो ये वाली पॉसिबिलिटी भी आ गई। तो इसको अगर मैं a/2 करूंगा इसको, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, λ/2 नहीं हो जाएगा। तो अगला जो डार्क फ्रिंग बनेगी वो हमारी कहाँ पे बनेगी, ये तो क्या हो जाएगा λ/2, ये भी क्या हो जाएगा a/2। पोजीशन रखेंगे तो 2 से 2 वही कैंसिल, सेम इक्वेशन बन गई। और इसी इक्वेशन पे इफेक्ट कैसा था, डार्क। अगली इक्वेशन λ/4, अगली इक्वेशन λ/6, अगली λ/8, ऐसे चेंज करते जाओ। ऐसी पोजीशन पे हर जगह पे आपके पॉइंट पे P1 P के ऊपर, फिर P2 के ऊपर, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, ये D1 ये D2, और कहाँ तक चलते जाएंगे, D इनफाइनाइट तक। ब्राइट कहाँ बनेगा, ये तो डार्क के लिए है, ब्राइट अगला कहाँ बनेगा, एक ब्राइट तो यहाँ बन गया, इस P और P, इस O पॉइंट के बीच में तो ब्राइट बनेगा नहीं, तो कहाँ बनेगा, इस P और P2 के बीच में। तो यहाँ पे बनने वाला P1 जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, ब्राइट होगा। और ब्राइट की पोजीशन निकालनी है, ये λ/2, ये कितनी λ/4, λ/2 और λ/4 के बीच में जगह कौन सी बची, 3λ/2, 3λ/, यानी कि यहाँ पे बनने वाला इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 3λ/2। अगला बोलो, अगला कहाँ बनेगा ब्राइट, 5λ/2। अगला लिख दोगे सीधा, कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है, ये सारी चीजें आपने उसमें बता देनी है, सीधा इफेक्ट लिख दोगे साइन थीटा इसके बराबर। इक्वेशन आ गई डार्क के लिए। अगर हर जगह पे /2 /4 /6 करते जाएंगे तो इसमें देखो क्या है, जब /2 किया था तो 2 ट्रायंगल बनेंगी, /3 करोगे तो 3 ट्रायंगल बन जाएंगी, /4 करोगे तो 4, /5 करोगे तो 5।
जहाँ पे जितनी ट्रायंगल्स यहाँ पे बनती जाएंगी सब में आप देखोगे सेम से बनने वाले जो डायग्राम होंगे वो सेम फ्रिंग्स बनाएंगे, ठीक है। और बनती कैसे हैं डार्क और ब्राइट वो देख ले। जब हमने इनको चेंज किया ना, इस वाले से बनने वाली फ्रिंग बड़ी वाली ट्रायंगल की, ये देखो ये रही, छोटे वाले की बनेगी तो छोटे की आगे से स्टार्ट होगी यहाँ से। अब देखो इसका कौन सी पोजीशन है ये और इसकी कौन सी है ये, और जब ट्रफ क्रस्ट से काटती है तो कैसा इफेक्ट रहता है, डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव पे बनने वाला आपका कैसा रहेगा, तो है ना वही के वही सारी चीज़ें वही हैं, बस किसी के बताने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। तो थिएटर में आप देखोगे ना तो एक होल होता है और उसमें से रेज आती हैं और वो रेज आपको आती हुई भी नज़र आएंगी। और जब वो रेज आती हैं ना तो स्क्रीन से पहले वो क्या डायग्राम बनाएंगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डायग्राम बनते हैं वहाँ पे आपको कलर नज़र आते हैं, जो अंदर बाई स्टार आपके हीरो हीरोइन जो भी हैं वो अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, वो इफेक्ट वहीं से आ रहा है। जितने भी ड्रेसिंग कोड आपको जितने कलर चेंज होते हुए दिख रहे हैं वो सारे के सारे वो डायग्राम है जहाँ पे रे लाइट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो रही है, ठीक है। तो ऐसे बनाई गई थी ये स्क्रीन। इससे पहले तो ब्लैक एंड वाइट चलता था सब कुछ। तो ये सोचें आप स्क्रीन बनाने में कितना टाइम लगा है और उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। लास्ट टॉपिक भाई, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या काम रहता है, समझे इसको। एक सन, हमारे पास एक सोर्स है और सोर्स से हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। सोर्स से हमारे पास कुछ वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये हमारे पास सोर्स है और यहां से चल के ऐसे वेव आ रही है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट सोर्स होगा तो चल के आने वाली वेव सारी की सारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल अगर वेव आएंगी तो यहाँ पे बनने वाला वेव फ्रंट भी आपका कैसा रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा ना। ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बनते हुए यूं आएंगे आपकी तरफ। तो ये वेव फ्रंट है ना, ऐसे 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 जमीन की तरफ आते हैं फैलते जाते हैं, तो नीचे आते आते लाइट बहुत फैल जाती है। लाइट फैलने की वजह से इंटेंसिटी उसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। चेंज होने का रीजन क्या है, जहां पे भी वेव फ्रंट बना तो वहीं पे भी मीडियम बन जाएगा कि नहीं, मीडियम की वजह से ही तो चेंज हुआ है, चाहे वो एयर पार्टिकल का हो, चाहे डस्ट पार्टिकल का हो, चाहे किसी का भी हो। तो जब ये वेव फ्रंट नीचे की तरफ चलते हैं तो ये वेव फ्रंट जब नीचे आते हैं ना तो इनकी पोजीशन हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेव ऐसे देखनी है आपने इस तरफ से, तो इस तरफ से आपको कैसे दिखेगी, ये प्लेन ऐसे दिखेगा। ये वो पार्टिकल है जिसके ऊपर गिर के ये क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। ये पार्टिकल इसका वो पार्टिकल है जहां पे ये गिरने के बाद क्या हो जाती है, वाइब्रेट हो जाती है। तो वाइब्रेट जब होगी तो इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, चारों तरफ होगी ना। पर हमें नजर क्या आता है, सिर्फ ये फेज नजर आता है ऐसे। तो ये वाला फेज जो हम यूज करेंगे ना, इसको बोलते हैं ये एक वेव का वो फॉर्मेशन जो हमें फ्रंट से नजर आ रही है, तो हमें ऐसे नजर आती है। ये पेन की तरह आपको यूं नजर आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी तरफ, मान लेते हैं ऐसा कि ये ऐसे आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। वो कैसे पता चला, वो एक इक्वेशन से पता चला। हमने यहाँ पे एक डिवाइस रखा, एक पोलरॉइड रखा हमने यहाँ पे, इसको एनालाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। एक हमने एनालाइजर रखा, एनालाइजर क्या करता है, एनालाइज करेगा इस लाइट को कि ये रे लाइट यहाँ से आई ऐसे, तो इसको हमने बोल दिया अनपोलराइज्ड लाइट। जब ये इसके बाद बाहर निकली ना तो इसमें और इसमें आपको क्या फर्क आ रहा है, इनमें जो पॉइंट था ना, जो लोकस पॉइंट था, जो इनको क्या कर रहा था, वाइब्रेट करने का काम कर रहा था, वो पार्टिकल क्या हो गया है यहाँ पे, नेग्लेक्ट हो गया है। मीन्स ये एक ऐसी फॉर्म में आ गई हैं जो अब ये वाइब्रेट नहीं होंगी, इनकी अपनी सीमित जगह होगी, उसके बाद जाने के बाद ये खत्म हो जाएंगी। जैसे कि टॉर्च, मैंने इस दीवार पे मारा, दीवार पे इसका लोकस पॉइंट दिख रहा है, उस दीवार पे मारा, नहीं जा रहा है, तो बीच में वो क्या हो गई हैं, कहीं पे फैल गई है ना। तो बीच में फैली किसकी वजह से है, इसकी वजह से। इसने उन रे लाइट को क्या कर दिया है, पोलराइज्ड कर दिया है। पोलराइज्ड ऑफ लाइट क्या रहती हैं, कोई भी डंपिंग वेव जब आती हैं और वो बाहर आके अनडम्प्ड हो जाती हैं, जो एक फिक्स पोजीशन के बाद अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगी, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में जब हम इसको
एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने की दो कंडीशन है। देखें, यहाँ से किसी इंटेंसिटी से आई, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे आने के बाद पहली बात तो यहाँ से जो इंटेंसिटी से आई है, एक पोलराइज्ड होने के बाद इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। कैसी हो जाएगी इनकी इंटेंसिटी? अब एक बात बताओ, पहले इंटेंसिटी आई थी, अब इंटेंसिटी कम होगी, मीन्स पावर कम होगी है, तो अपने आप कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी कि नहीं? तो यहाँ पे आके इसकी आफ्टर पोलराइजेशन इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम। इसको एनालाइज करने के लिए एक सेम ऐसे ही डिवाइस और रख दिया, ऐसे। अब इसके अंदर से फिर बाहर निकल रही हैं और ऐसे आपके पास इफेक्ट डाल रही है। इस यहाँ पे एक एनालाइजर लिखा था, इसको A1 बोल दिया, ये वाला एनालाइजर है, इसको A2 नाम दे दिया। जब दो एनालाइजर रखे जाते हैं, अगर इसके बाद भी इसकी इंटेंसिटी सेम रहती है I/2, क्या रहती है, सेम I/2, तो इट्स मीन जो एनालाइजर रखा गया है वो इसके पैरेलल रखा गया है। एनालाइजर, ये वाला एनालाइजर तो इसकी इंटेंसिटी को एनालाइज करता है, और ये वाला एनालाइजर इसकी इंटेंसिटी को हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, एक उससे सुन लो, आप समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास, आपने दो गाड़ी के गिलास देखे, एक शीशे में से देखा अंदर का सब कुछ दिख रहा है, और एक में से दिखा अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है, तो उनको कैसे बनाया जाता है? आपके पास एक गिलास है ये बड़ा, एक आपके पास ये वाला गिलास है, ये दो गिलास नहीं है, दोनों एनालाइजर हैं जो क्या कम करते हैं, इस पोलराइज लाइट के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। सनलाइट आई, इस ग्लास के ऊपर टकराई, इसके ऊपर टकराते ही बाहर आएगी, अनपोलराइज लाइट क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। अब इनके बीच में जो लाइट है वो कैसी है, पोलराइज्ड। इसके बाहर अगर इसको बिल्कुल इसके प्लेन पैरेलल रखा गया है, तो इस तरफ भी निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी, अगर सेम रहेगी तो अंदर का दिखेगा ना। अब देखो, मैंने इसका एंगल चेंज कर दिया, इसके साथ इसका एंगल कैसे हो गया है, 90 डिग्री चेंज कर दिया है। 90 डिग्री जब चेंज करोगे ना आप इसको, तो ये क्या करेगा, एक एंगल को चेंज करके इससे आने वाली पोलराइज लाइट को ब्लॉक कर देगा। अब क्या इस तरफ लाइट जा रही है, लाइट नहीं जाएंगी तो क्या अंदर की चीज़ दिखाई देगी। इफेक्ट कैसा हो गया, डार्क हो गया है। कैसा इफेक्ट हो गया है, अब अंदर की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, और नहीं आएंगी तो ये एनालाइजर क्या काम करता है, एक एंगल से यूज करने का काम करता है, जो आने वाली पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। कम करनी हो तो क्या कर दें, इसके ज़्यादा करनी हो तो क्या कर दें, पैरेलल। कम करनी हो तो क्या कर देंगे, एंगल से चेंज। अगर इसके 0 डिग्री और 180 डिग्री पे रखा जाए तो इंटेंसिटी मैक्सिमम बाहर जाएगी, और 90 डिग्री पे रखा जाए तो इसकी इंटेंसिटी कम बाहर जाएंगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्स। एक मल्स लॉ था, लास्ट में आपने पढ़ा हो। मल्स लॉ यही बताता है इसको किस एंगल से रखना है, ठीक है। और मल्स लॉ के लिए इक्वेशन I = I0 cos थीटा cos ओमेगा t, ठीक है, वो इंटेंसिटी बताता है। तो ये है बेटा जी आपका सारा का सारा जो हम करके आए थे भाई। अगर आपने पढ़ा हो तो शायद अब किसी डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। फिर भी किसी भी टॉपिक में रहती है, अगर अब देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है बेटा। ये कर लेना, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।